सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद जहां कारोबार ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी और दीगर शोबे बंद हो चुके, वहीं हमारा पार्लिमान भी मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। तवील लॉकडाउन के बाद आज एक बार फिर पार्लिमान में कौम के नुमाइंदगान जमा हुए और कौम के मुस्तकबिल पर डिबेट की। आज के पार्लिमान का इजलास का एजेंडा भी यही था कि मुल्क और कौम को किस तरह से कोरोना से बचाया जाए। लेकिन यकीन जानिए नाजरीन, मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि पाकिस्तान के पार्लिमान में जो अवाम के नुमाइंदगान मौजूद हैं, अवाम के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, वो अवाम की हालत से, कैफियत से नावाकिफ़ नज़र आए। उनको ये समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान में रहने वालों के मसाइल आखिर क्या हैं। 25% से ज़ायद अवाम जो गुर्बत की लकीर को क्रॉस कर चुकी है, उसकी ज़रूरियात आखिर हैं क्या। कोरोना के मामले पर होने वाला ये इजलास भी बटा हुआ दिखाई दे रहा था। हर किसी की अपनी अलग राय थी और अपनी राय को ही वो हर मसले का हल समझता था। किसी को शिकवा था और किसी ने जवाब शिकवा करना था। लेकिन आखिर की बात यही है कि इस पार्लियामेंट का ये जो इजलास है, ये भी हमेशा की तरह नतीजा के साबित नहीं हो सका। वैसे ये भी कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान के अवाम के पैसों पर जो इजलास बुलाया जाता है, वो कभी कभी से भी, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि फ्रूटफुल साबित होता है। ज़्यादातर यही होता है। इस इजलास में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों ही गैर हाजिर रहे, दोनों ही एब्सेंट। वज़ीर आज़म इमरान खान तो चलें कुछ दिनों के वक्फे से कौम के सामने आकर हकाइक बता देते हैं, हकाइक रख देते हैं, सहाफ़ियों से मुलाकातें करते हैं, उनके सवालात के जवाबात भी दे देते हैं, कभी टेलीथॉन करते दिखाई देते हैं। फिर भी उनसे ये शिकवा जायज़ है कि उनको भी इस इजलास में शरीक होना चाहिए था। लेकिन अपोजिशन लीडर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो तो अपने बड़े भाई जो करोड़ों बीमारियों का हम कह लें कि शिकार हैं, करोड़ों बीमारियाँ हैं ना अनगिनत, जिनका लंदन में मुसलसल इलाज जारी हो, ना जाने कब तक जारी रहेगा। खैर, नवाज शरीफ का इलाज कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। कई हज़ार सर्जरीज होनी है, सैकड़ों किस्म की अद्वियात हैं जो अभी ईजाद होनी है नवाज शरीफ साहब के लिए। उनके मरज़ के इलाज के लिए कई बाईपास एक साथ होने हैं, कई लाख टेस्ट हैं जो अभी बाकी हैं। तो इंशाअल्लाह क़यामत तक मैं उम्मीद करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब क़यामत तक बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, अल्लाह उनको सेहत दे। और शहबाज शरीफ साहब अपने ऐसे बीमार भाई को छोड़कर क्यों आए थे पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए? सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए। मैं ज़रा याद करवाती चलूँ शहबाज शरीफ साहब को, नाजरीन को तो याद ही होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, इतने बीमार कर। और आज पार्लियामान में जो इजलास हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब दिखाई ना दिए। है ना हैरत की बात। वैसे अब जब बात शहबाज शरीफ की निकल ही आई है तो उनके और नैब के मामलात पर बात कर लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का जोश खिताबत बहुत मशहूर है और अपने इसी जोश खिताबत में उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तादाद तो मुझे याद नहीं होगी, काफ़ी माइक तोड़े होंगे। कई ऐसे दावे कर दिए जो आम से अफराद भी सुनकर चकरा गए, घबरा गए कि अच्छा ये दावे सच भी साबित हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के कई दावे बहुत मशहूर हुए उनके माइक तोड़ने की तरह, उनके जोश खिताबत की तरह। उनमें से एक दावा ये भी था, ज़रा देखिए। ये शहबाज शरीफ साहब ही हैं जो कहते थे कि बिजली 6 माह में ना दी तो मेरा नाम बदल देना, कोई और नाम रख देना। नाम सोचा नाजरीन आपने? बनता है नाम कोई और रखना। जरदारी साहब को सड़कों पर ना घसीटा तो भी मेरा नाम बदल देना, इस पे भी नाम रखना बनता है। स्विस बैंकों से पैसे वापस ना लाया तो मेरा नाम बदल देना। और अगर इन पर 1 रुपये की भी करप्शन साबित होगी तो इनका गिरेबान और अवाम का हाथ। अब क्या करे अवाम? सिर्फ यही नहीं बल्कि नैब में पेशियों से पहले अपने मुकदमात से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब ने इसी जोश, इसी वलवले के साथ ना सिर्फ नैब पर बल्कि हुकूमत पर भी खुलकर तनकीद की। वो फरमाते रहे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उन्होंने 1 रुपये की करप्शन नहीं की, सिर्फ आवाम की खिदमत की, सिर्फ आवाम का भला चाहा। इन पर कोई मुकदमा नहीं बनता क्योंकि ये बहुत साफ़ हैं, इनका माजी साफ़ है।
ये तो थे वो शहबाज शरीफ साहब जो अवाम के सामने थे। अब मैं आपको उस शहबाज शरीफ का हाल बताती हूँ जो नैब के सामने पेश हुआ। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। कौम का वो जांबाज, पुरजोश, खिदमत के जज्बे से सरशार, ये सियासत के आसमान पर चमकता हुआ सितारा जब नैब ऑफिस गया तो क्या हाल था, मैं बताती हूँ आपको। 4 मई दोपहर के वक्त शहबाज शरीफ साहब नैब ऑफिस पहुँचे। केस था आमदनी से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का। शहबाज शरीफ साहब नैब की जानिब से तीसरी मरतबा, मैं आपको बता दूं, तीसरी मरतबा तलबी पर पहली बार पेश होने जा रहे थे। ये पेशी 2 घंटे से ज़ायद जारी रही, जिसमें नैब ने शहबाज शरीफ साहब से 44 सवालात पूछे। कौम के इस खादिम ने उन 44 सवालात जो थे उनमें से 4 सवालात के जवाबात भी मुकम्मल नहीं दिए, यानी 44 सवालात में से 4 सवालों के जवाब भी ये खादिम आला जो रह चुके थे ये नहीं दे सके। अब वो क्या सवालात थे ये भी नहीं मालूम, लेकिन चंद सवालात और उनके जवाबात कुछ इस तरह से हैं। नैब ने पूछा कि आपके बच्चों अहले खाना के असासे इतने ज़्यादा क्यों हैं, आपके जो बच्चे हैं और अहले खाना है उनके असासे इतने ज़्यादा क्यों। कुछ मैं आपको बता रही हूँ जो मुबैना सवालात हैं उनके जवाब ज़रा गौर से सुनिएगा कि आपके बच्चों के अहले खाना के असासे इतने ज़्यादा कैसे हो गए। जवाब मिला, मैं अपनी औलाद अहले खाना का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अजीब जवाब है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है जवाब। जो कुछ इनसे मुताल्लिक है वो इन्हीं से पूछें, यानी मेरे अहले खाना और औलाद का यानी ताल्लुक़ ही नहीं आपसे, आप जिम्मेदारी नहीं उनके, समझ नहीं आ रही। टीम ने पूछा कि बच्चे रहने दें, आपकी बेगमात तो घरेलू ख़वातीन हैं, उनका कोई कारोबार भी नहीं है, आपके ज़ेरे किफ़ालत हैं, उनके पास जायदादें कहाँ से आईं। जवाब मिला कि मैं उनका ज़िम्मेदार भी नहीं हूँ। हैरत हो रही ना नाजरीन, जो कुछ उनसे मुतालिक है वो उन्हीं से पूछें, यानी बेगमात का भी मैं ज़िम्मेदार नहीं। फिर पूछा गया कि आपके नाम पर ये जायदादें असासे कहाँ से आए, आपके नाम पर। तो फिर जवाब दिया विरासत में मिले। जब हाउस ऑफ शरीफ की विरासत का मुआयदा दिखाया कि ये कहा गया कि इस हिसाब से तो 2009 में आपके हिस्से में सिर्फ रमज़ान शुगर मिल आई, बाकी मिल्स, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, पैसे, ज़मीनें वो कहाँ से आए, अब ज़रा ये बता दें। तो जवाब में पहले हैरानी थी और उसके बाद कहा कि अपना रिकॉर्ड देखकर ये जवाब अगली पेशी पर दूंगा, यानी यही नहीं याद कि कहना क्या है। पूछा गया कि लंदन में आपके पास 4 फ्लैट्स थे, 2 बेच दिए, 2 अब भी हैं, ये चारों फ्लैट्स ख़रीदने के पैसे कहाँ से आए, ज़रा ये बता दें। जवाब मिला कि बैंकों और दोस्तों से कर्जा लिया। जब इस कर्जे का रिकॉर्ड मांगा गया तो बोले कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे बोला हुआ यकीनन, कैसी बातें कर रहे हैं आप। बरतानिया में कोरोना से क़यामत आई हुई हम देख रहे हैं कि जी बाकायदा बरतानिया में या पूरी दुनिया इस वबा का सामना कर रही है, तमाम इदारे बंद हैं, आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं। पूछा गया कि आप कोरोना से पहले भी तो लंदन रिकॉर्ड लेने गए थे, तो क्यों ना ला सके, तब तो कोरोना नहीं था। जवाब दिया कि अगली मरतबा लंदन जाऊंगा तो लाजमी रिकॉर्ड लेकर आऊँगा। नैब ने पूछा कि चलें यही बता दें कि आप पार्टी सदर हैं, आपने पार्टी फंड्स के नाम पर अपने मुलाजिमीन के अकाउंट्स खुलवा रखे थे, बाद में वो कैश निकाल कर आप तक पहुँचाते। उनमें से कुछ मुलाजिमीन हमारे पास गिरफ्तार हैं और वो ये बात मान चुके हैं कि वो आपको कैश पहुंचाते रहे। तो शहबाज शरीफ साहब का मुबैना जवाब ये था कि मुझे क्या पता, आप उन्हीं मुलाजमीन से पूछें कि उन्होंने पार्टी फंड्स के नाम पर क्यों अकाउंट्स खोल रखे थे। ये था वो मुख्तसर सा अहवाल शहबाज शरीफ साहब की नैब पेशी का जो इरशाद भट्टी साहब ने अपने कॉलम में लिखा। अब सोचने की बात यह है कि वो शख्स जो बात बात पर माइक तोड़ दे, करप्शन उसके नज़दीक गुनाह कबीरा हो, जो चीख चीख कर ये कहे कि नैब में मुकदमा सियासी इंतकाम है, कोई करप्शन नहीं की, और जब नैब में वो पेश हो तो जवाब कुछ इस तरह से दे। मीडिया पर ये तमाम लोग कुछ और होते हैं और अदालतों में कुछ और। मीडिया पर जो ये बयाना देते हैं, जो ये इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो ये बताते हैं कि हमने तो नैब में जाकर उनकी धज्जियाँ उड़ा देनी है, हम तो खुरुओं का, हम तो सच्चाई के पैकर हैं, लेकिन जब ये इन इदारों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, तो इनके पास साबित करने को कुछ होता ही नहीं। खैर, बात शहबाज शरीफ साहब की निकल आई थी तो उनकी नैब में पेशी भी याद आ गई। अब हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट में होने वाले इजलास की। शहबाज शरीफ साहब के सियासी कारकुन हैं ख्वाजा आसिफ साहब,
वो इसी पार्लियामान में कुछ फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। जनाब वाला, आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की जो गफलत है उसकी वजह से है। अगर जो लॉकडाउन हमने शुरू में किया था 4, 5, 10 रोज, वो लॉकडाउन ठीक रहा, उस लॉकडाउन को हम कंटिन्यू रखते, हम अगर उस वक्त लॉकडाउन जो है जारी रखते तो वो लॉकडाउन जो है आज हमें स्पीक के साथ मुकाबला करने की जो है कुव्वत और वेरविदाल जो है वो प्रोवाइड करता। तो वो बहुत बड़ी क्राइसिस थी आर्मी पब्लिक स्कूल की, लेकिन 24 घंटे से कम अरसे में नवाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई, सारे पाकिस्तान की जो है क़यादत वहां पे इकट्ठी की और कहा कि आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना है। हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे उस्ताद शहीद हो गए, दहशतगर्दी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आए सब मिलके इस क्राइसिस को फेस करें। लेकिन आज कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है। इस अहम तरीन और नाजुक मरहले पर कम अज़ कम ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ के फ़ज़ाइल ना सुनाते तो यकीन कीजिए ना इस मुल्क को नुकसान होता और ना ही मैं यकीन से कह रही हूँ कि इस कौम का कोई नुकसान होता। हर सानहे, हर मामले, हर मुश्किल को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। अल्लाह के बंदो, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर नवाज शरीफ ही नहीं पूरी ऑपोजिशन भी साथ थी। इमरान खान ने अपना वो धरना, आपको याद होगा, वो धरना ख़त्म करने का ऐलान किया जो तवील तरीन धरना था। क्यों ख़त्म किया था, याद है ना आपको? जिसमें सिर्फ एक मुतालिबा था, वो क्या था कि नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा। लेकिन तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आई। अभी क्या होता है? अभी सियासत कौन कर रहा है? अभी तनकीद बाराए तनकीद कौन कर रहा है? आप में से किसी ने ऐसी तनकीद की हो जो कि फ्रूटफुल हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, तो ज़रा बता दें। तनकीद बाराए तनकीद, बस अंदर का गुबार निकालना है, ग्रजेस निकालने हैं। सिर्फ विफाक बिल्कुल नहीं, बल्कि ऑपोजिशन भी सियासत की नज़री कर रही है इसको, यकीन जानिए। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि सख्त तरीन लॉकडाउन मज़ीद सख्त करना था। 10-15 दिन तक इसी तरह सख्त लॉकडाउन रहता तो एक गरीब का क्या हाल होता, सोचा आपने? आप जिस पार्लियामेंट में ये इतना आला जोड़ा पहनकर यहाँ पे खड़े होकर खिताब कर रहे हैं और एसी की जो ठंडी हवाएं हैं और भरे पेट के साथ खाना भी खा कर ही जाते होंगे ना आप लोग। रमज़ान में अच्छी सहरी और अच्छी इफ्तारी भी करते होंगे, अच्छा इफ्तार अच्छा सहर। भरे पेट के साथ लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने का मुतालिबा करें। कैसे लोग हैं आप? आपको क्यों कोई मसला होगा? होना ही नहीं चाहिए आप जैसे लोगों को मसला कैसे हो सकता है? आप तो चाहेंगे कि लॉकडाउन हो। ये उस गरीब से पूछें जिसके पास गर्मी का हल सिर्फ बारिश की दुआ। ये उस गरीब से पूछें जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है। ये उस गरीब से पूछें जिसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ 3 वक्त की रोटी है। ये है हमारे मुल्क का हाल। किसी गरीब की ख्वाहिश पूछने क्या क्या करना चाहते हो, कहेगा रोटी मिल जाए तो बड़ी बात है, मकान का किराया दे दूँ कहीं से तो बहुत बड़ी बात है, बाकी क्या पूछते हो? ये जाके उस गरीब से कभी पूछे ख्वाजा साहब जिसको कामयाबी का मतलब सिर्फ भरा पेट समझ आता है कि भुख मिट जाए, बाकी किसी शय की लोड़ नहीं, ज़रूरत ही नहीं। पता है आपको आपके मुल्क का हाल? बड़ा आसान होता है ऐसी की ठंडी हवाओं में बैठ के इस तरह की बातें कर देना खड़े होके। गरीब से जाके पूछें जो फाकों से मरता है, जो राशन का मोहताज है, जो इलाज के लिए तड़पता है। आप जैसे अमीरों के लिए लॉकडाउन 1 महीने का भी हो जाए, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये भूल गए कि इस मुल्क का 25% तबका वो है जिसके जिस्म पर, बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, जिसके जिस्म पर पूरे कपड़े तक नहीं होते। आप ये भूल गए हैं कि इस मुल्क में वो लोग भी रहते हैं जो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आज भी तरसते हैं। आप ये भूल गए हैं कि इस मुल्क में वो लोग भी बसते हैं जो आज किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी मौजज़े का कि शायद उनके घर की छत फटेगी और मनोसलबा उतरेगा, क्योंकि वो मोहताज हैं, वो मजबूर हैं, बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और आप जैसे लोगों पे मुझे ज़्यादा अफसोस होता है कि मुल्क में गुर्बत का ये रेशियो, ये आलम है और आप दावे करते कि हमने मुल्क के लिए ये कर दिया, हमने मुल्क के लिए वो कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने मुल्क के लिए? दावे करते हुए कभी शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या हकाइक आप लोग छुपा सकते हैं झूठे दावों से? बिल्कुल भी नहीं।
ब्रेक पे जाती हूँ और ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे ज़फ़र हिलाली साहब, पूरी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र साहब वार्म वेलकम। ज़फ़र साहब, कोरोना का मामला आपके सामने, पूरी दुनिया इस वबा का सामना कर रही, सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि हमारे मुल्क में इस पर भी सियासत की जा रही है, यानी हमारे मुल्क में कोरोना को लेके भी सबकी अपनी अपनी राय है। और जब पार्लियामान का इजलास होता है वो तो अक्सर हम देखते हैं कि नतीजा के साबित नहीं होता है, फ्रूटफुल साबित नहीं होता है, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि अब इस माहौल में भी हम एक दूसरे पर तनकीद करेंगे कि तुम अच्छा काम करो या मैं करो, को मुकाबलेबाजी चल रही है कि हमारे मुल्क में कि किसको क्रेडिट देना है, किसकी टांग खींचनी है, कोई अपना शिकवा करता है, कोई जवाब शिकवा के लिए तैयार बैठा होता है। अवाम की फ़िक्र कौन करेगा? तो अवाम के नुमाइंदगान है ना, अवाम से वोट लेके अवाम के लिए जाते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ अवाम ही निगलेक्ट होती है, उसका जिक्र ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। बड़ा वजन वाला जुमला आपने बोला, बिल्कुल कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर देना। जी हाँ, बड़ी अफसोस की बात है, सही कहा आपने, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये ऐसा वक्त नहीं है जिधर हम एक एक के ख़िलाफ़ तनकीद करना चाहिए, ये ऐसा वक्त नहीं है। मगर अब क्या करें, ये सब लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस मामले को तो टोटल पोलिटिसाइजेशन हो गया है कोरोना का। ये आप एक हेल्थ इश्यू नहीं हुआ है, ये एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया है, बड़ा सीरियस पॉलिटिकल इश्यू बन गया है, डेडली पॉलिटिकल इश्यू बन गया है। अब देखें इसका क्या होता है। ये जो इन्होंने अच्छा ज़फ़र साहब, मुझे आपकी बात से एक बात मेरे ज़हन में आई, करो 2 लोगों से ज़्यादा अंदर ना जाए, 6 फुट। जी 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 आप कंप्लीट करें बात। जी 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 आप मैं कह रहा हूँ ये सब जो इन्होंने कहा है कि 6 फुट से नज़दीक 6 फुट का फासला रखें, मास्क रखें, दुकानदार को कहा है कि 2 लोगों से ज़्यादा अंदर नहीं आने दो। मगर मुझे ये बताएं, ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये पुलिस वाले जो उधर खड़े हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे? उनका तो हक है कि आपको पकड़ के ले जाएं। ये ऐसा ना हो कि वो पैसे बनाने लग जाएं ऐसे मौके पे। ये ऐसा ना हो कि वो दुकानदार जब देखेगा कि ये मेरा ग्राहक है जिसके पास खासे पैसे हैं, जो अच्छा ख़रीदार करेगा, तो इसको मैं अलाउ कर दूं और दूसरे को मैं कहूँ नहीं तुम जाओ, तुम सिर्फ ताकने आए हो दुकान के अंदर। यू नो व्हाट आई मीन। देखिए, सबसे बड़ी बात एक है जो मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों प्रोग्राम्स में ज़्यादातर लोग इसका रेफरेंस नहीं करते हैं, और वो ये है कि ये जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं और टेस्टिंग के लिए, और ये जो इम्प्लीमेंट डिवाइस जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको फेडरल गवर्नमेंट ने अब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इजाज़त दी नहीं है। ये जो है, ये 18th अमेंडमेंट में ये फेडरल गवर्नमेंट को इजाज़त देना चाहिए। मुझे तो अभी तक पता नहीं है कि उन्होंने इनको वो इजाज़त दी है, मैंने ख्याल में नहीं दी है अभी तक। तो ये देना पड़ेगा उनको, उसके बाद जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाके टेस्ट कर सकती है इन चीज़ों के लिए। ये एक कानून है, अब पता नहीं इन्होंने किया है कि नहीं। तो ज़फ़र साहब, यही आपने एक मेन पॉइंट रेस किया, लेकिन यही तो लम्हा फ़िक्री है कि यहाँ पर सूबे और विफाक आमने सामने ऐसे हैं कि जैसे एक भारत है और एक पाकिस्तान है। लगता ही नहीं कि एक ही मुल्क का एक विफाक है, सूबे हैं। अरे जो भी है वो पाकिस्तान ही है ना। आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी सही बात कहा आपने, इसलिए कि अब जो तकरीरें आज हुए थे, बिलावल भुट्टो का तकरीर ठीक था, अच्छा था, ज़्यादा तनकीद उसने नहीं किया। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर जब ऑब्वियसली कॉन्फ्रंटेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं तो फिर लोग फिर वही पॉलिटिक्स नहीं सुनना चाहते हैं, और ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये अभी तक ये हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो वज़ीर आज़म थे, जो इस वक्त वो हम इधर के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं वफाक के, उनको आना था,
बड़ी अफसोस की बात है कि वो ना आ सके। अब पता नहीं ये शहबाज शरीफ को तबीयत वाकई ख़राब है या वो भी एक बहाना बना के नहीं आया है। ठीक, अच्छा आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र छेड़ दिया, ज़रा मुझे बताया कि मैं फर्स्ट सेगमेंट में भी बता रही थी नाजरीन को कि जी नैब में जो पेशी हुई शहबाज शरीफ साहब की, वो शहबाज शरीफ साहब जिनका जोश खताबत बड़ा मशहूर है, हिलाली साहब इतने एनर्जेटिक, माइक तोड़े बगैर वो बात नहीं मुकम्मल करते। अब जब नैब में पेशी हुई, पहले तो मतलब आपको नैब एक दफ़ा बुला चुका, दूसरी बार बुला चुका, तीसरी बार बुला चुका, मूड बनते बनते इनको 3 आवाज़ें लगानी पड़ती, फिर ये जाते हैं। अब जब जाके बातें मतलब सवाल पूछे जाए कि आपके जो अहले खाना हैं, आपकी औलाद हैं, उनके असासे इतने ज़्यादा कैसे हैं जी, वो कहते हैं जी उनसे पूछें, उनका जिम्मेदार नहीं हो। अच्छा बेगमात हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, बिजनेस नहीं करती हैं, उनके असासे इतने ज़्यादा कैसे हैं, उनकी कफालत तो आप करें, कहते हैं जी उनका भी जिम्मेदार मैं नहीं, उनसे पूछें। तो फिर जिम्मेदार कौन है? ये कैसी बातें करते हैं, दुनिया से हट के ही बातें करना शुरू कर देते हैं हमारे यहाँ सियासतदान। देखिए उनका मतलब ये है कि जब आपके पास इल्फर्ड ब्रिटेन में, इंग्लैंड में आपके पास कोई 25 स्काई स्क्रेपर आपका है और फिर उसके ख़रीदा है आपने, पैसे आपने ऑर्गेनाइज़ किए हैं और दिए हैं, उसके बाद अगर आप उसको किसी को दे दिया आपके फैमिली में, तो क्या वो क्या जवाब देगा? इट्स सो ऑब्वियस। मैं तो समझता हूँ कि जब आपको पता है कि इट बिलोंग्स टू शहबाज शरीफ, तो क्या आप पूछना चाहते हैं किसका है किसका नहीं है? ज़ाहिर है वो अपने आप को इम्प्लीकेट नहीं करेगा, मगर ये कोई सवाल है पूछने का? आप मेरे घर में आके पूछते हैं ये घर किसका है, मैं कहता मुझे क्या पता, और आप मान जाएंगे क्या? आप क्या कहेंगे जब इस किस्म की नॉन कोऑपरेशन आपको मिलेगा जो प्रिडिक्टेबल है? भाई वो मानेगा तो नहीं, अगर वो मानेगा तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास पैसे किधर से आए, क्या वो भी मानेगा? बिल्कुल। अच्छा जफ़र साहब, अगली बात पे तो मेरी इतनी हैरानी की कैफियत थी कि मैं आपके सामने वो कैफियत रख देती हूँ। आप ही गिने तौर पे इतने हैरान हुए होंगे कि पूछा गया कि जी चले लंदन में जो आपके पास 4 फ्लैट्स हैं, आप अपने फ्लैट्स के बारे में ज़रा बताएं, 2 आपने बेच दिए, 2 आपके पास हैं, उसके लिए पैसे कहाँ से? तो क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि मैंने बैंकों से और दोस्तों से कर्जा लिया। मतलब चले बैंक से कर्जा लेके तो आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन आपको इतनी क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि आपने दोस्तों से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट्स खरीद लिए? ये बात समझ आती है? आप कर्जा लेके फ्लैट खरीदेंगे कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, चले लंदन तो हम लोग नहीं जा सकते ना, इतने पैसे तो सिर्फ इनके पास ही हैं और उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं तो कर्जा लेके कहीं फ्लैट नहीं खरीदूंगी जब तक मेरी अपनी सेविंग नहीं होगी। देखिए जब ये फ्लैट्स खरीदे गए थे, मैं बेनज़ीर भुट्टो के स्पेशल सेक्रेटरी था, फेडरल सेक्रेटरी विद द रैंक ऑफ विद द डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी। सबको पता था ये पैसे कैसे आए, कब आए, सबको पता था। और ये बात उनको ज़ाहिर है वो तो अब ये कहेंगे ना। आप क्या समझती हैं, वो आप हैरान क्यों होती हैं कि उन्होंने बता रहे हैं आपको कि मैंने कर्ज़ लिया और दोस्तों से? अगर दोस्त ऐसे हैं जो आपको मिलियंस ऑफ पाउंड्स के कर्ज़ दे सकते हैं, तो क्या विदाउट श्योरिटी, तो कुछ कागज़ है आपके पास? इज़ देयर एनीथिंग टू प्रूव? कोई बैंक अकाउंट है, कोई बैंक है जिससे आप जाके कह सकते हैं कि हाँ उस वक्त ये नहीं? ये मैं तो समझता हूँ कि इसका मकसद क्या है? आपको बार बार ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड हो, बिल्कुल, जिसका जवाब उनके पास है ही नहीं। अच्छा हिलारी साहब, तकलीफ इस बात की होती है कि ये लोग अवाम को लूट कर खा गए, हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि मुझे हैरानी इनके एटीट्यूड पे नहीं होती है। मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि ये हमें पागल समझते हैं, किस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे और हम यकीन कर लेंगे। ना सिर्फ हम यकीन कर लेंगे बल्कि बड़े बड़े इदारों में बैठ कर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। नहीं, माफ़ करिए, अगर आपको पता है कि एक आदमी का अनरिलायबल आदमी है, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो आप एक दफ़े गलती करके आप उसको इलेक्ट तो कर सकते हैं, मगर अगर आप बार 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 उसको इलेक्ट करें, 3 दफ़े इलेक्ट करें, तो पागल कौन है? वो आदमी है कि इलेक्ट्रेट है? ये किस किस्म का इलेक्ट्रेट है भाई? जब एक आदमी को वाज़े और सबूत है कि वो बता नहीं सकता है उसके वेल्थ कैसे आया, आप फिर भी उसको इलेक्ट करते हैं। आपको इसके माने आपको परवाह नहीं है, इसके माने आप शामिल हैं, शरीक हैं इसमें। अभी आपने बिल्कुल, अभी आपने बताया था कि मामला कब से चला हुआ है और आप कह रहे हैं कि हम ये बहुत से लोगों को मालूम था। आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी हवाला दिया। मुझे सिर्फ ये बताएंगे, सवाल अब सबके ज़हनों में गर्दिश करेगा, अब
अब इनके खाते खुल रहे हैं। अगर उसी टाइम पे जब कोई क्राइम करता है, बहुत बड़ा क्राइम है, मतलब आप आमदन से ज़्यादा सासें बना रहे हैं, आप आंसरेबल किसी को नहीं है, आप कहते हैं उससे पूछें उससे पूछें, मैं अपनी औलाद के लिए भी आंसरेबल नहीं हूँ, बेगमात के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं हूँ, तो हमने तब ही क्यों नहीं पूछा? ये हमारी कितनी बड़ी गलती है। अगर उसी टाइम पे इन सब के साथ इन सब के खाते खुल चुके होते, सजाएं मिलें जिसको मिलनी चाहिए, जिसने क्लीन चिट जिसको मिलनी चाहिए उसको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता जहाँ हम खड़े हुए हैं आज? नहीं, आज पाकिस्तान का ये हाल बिल्कुल नहीं होता और वो इस दुनिया में भी नहीं होते। अगर आप वाकई उन लोगों को जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, आप उनको पकड़ सकते थे और आपका फ़र्ज़ था कि उस वक्त और अभी भी आपको इनको ना सिर्फ पकड़ना चाहिए, इनको ट्रायल मिलना चाहिए और ट्रायल के बाद इनका सज़ा इब्रत होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि दूसरे मुल्कों में तो इस किस्म के फ्रॉड के लिए तो सज़ाए मौत है। अगर 2-4 को आप टांग देते तो फिर ये कभी नहीं होता, मगर आपने, आपके मुल्क ने, आपका सिस्टम और आपके लोगों ने इस पे कुछ अहमियत दी नहीं है। दे नेवर थॉट अबाउट दिस। वो बार बार, जैसे मैं आपको कहता हूँ, ये इलेक्ट करते जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले दफ़े जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे आए, कम से कम उसको 1 महीना दे उनको और कहें इसके खिलाफ कोई केस है कि नहीं, और अगर है तो उसको प्राइम मिनिस्टर का ओथ ना दें, और अगर नहीं है तो चलने दें। ये बार बार फिर इलेक्ट नहीं होते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ज़फ़र अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे मीडिया फ़िरौन और मीडिया फ़िरौन के चैनल की। चैनल ना चेंज कीजिएगा, बड़ी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। मन घड़त और साजिशी खबरों के माहिर मीडिया फ़िरौन और उनका चैनल एक बार फिर एग्जैक्ट के खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं। मीर इब्राहिम ने एग्जैक्ट के खिलाफ एक मन घड़त ब्लॉग लिखवाया। सही सुना आपने, गौर से सुनिएगा नाजरीन। मीर इब्राहिम ने एग्जैक्ट के खिलाफ एक मन घड़त ब्लॉग लिखवाया है जिसका मकसद है एग्जैक्ट के नाम को ख़राब करना और उनको परवान न करने देना, यानी एक खुली साजिश। ये एक ब्लॉग उस वक्त लिखवाया गया, ऐसे वक्त में लिखवाया गया जब मीर शकीरुर रहमान अपनी काली करतूतों की वजह से नैब की गिरफ्त में आ चुका है और बाहर निकलने की दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मगर मीर इब्राहिम दिन रात सर तोड़ कोशिश कर रहे कि किसी तरह हुकूमती अरकान या नैब को ब्लैकमेल करके या उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाकर उन्हें मीर शकीरुर रहमान के साथ नरमी बरतने पर मजबूर कर दिया जाए, जिसके लिए दिन रात सुबह शाम अपने चैनल पर भी, अपने अखबार पर भी शिद्दत के साथ खबरें चलाई जा रही हैं। और दूसरी जानिब अपने सहाफ़ियों के ज़रिए मुतालिका लोगों पर मुख्तलिफ हथकंडों से प्रेशर भी डाला जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी में एग्जैक्ट के खिलाफ एक झूठा ब्लॉग छपवाया गया, जिसके जवाब में अमेरिका के मारूफ कानून दान मिस्टर मर्क का कहना है कि मीर इब्राहिम का ये लिखवाया गया ब्लॉग झूठा है, झूठा है, झूठा है और इसमें रत्ती बराबर भी सदाकत नहीं। इसके साथ ही मिस्टर मर्क ने एक और इंकशाफ किया कि मीर इब्राहिम पैसों के एवज मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए ऐसे ब्लॉग्स लिखवाता है ताकि अपने अहदाफ हासिल कर सके, जिसकी पहले भी कई मिसालें मौजूद हैं, जिस पर मिस्टर मर्क अब मीर इब्राहिम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि उन्होंने एक सहाफ़ी का इंटरव्यू किया जो कि पहले मीर शकीरुर रहमान के लिए काम करता था। उसने एतराफ़ किया कि मीर इब्राहिम सियासी लोगों पर अपने चैनल के ज़रिए असर इस्तेमाल करके ज़ाती मुफादात हासिल करता था और इसके साथ ही रात 10 बजे का प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ खुसूसी तौर पर इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मीर इब्राहिम के ज़ाती मामलात के लिए झूठी और मन घड़त खबरें चलाई जाएं और इसके ज़रिए पूरा प्रोपेगेंडा किया जाए, यानी साजिश, प्रोपेगेंडा। वाज़ेह रहे कि ये पहली बार नहीं है कि मीर इब्राहिम ने एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ कोई झूठी खबर छपवा कर उस पर मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की हो। इससे पहले एग्जैक्ट सानेहा पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने
तो मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि उफ क्या जुल्म है तो गलत नहीं होगा। जुल्म है। पहले झूठी खबर चलाकर जो एग्जैक्ट के साथ जुल्म किया गया, इसमें भी FIA के तफ्तीशी ऑफिसर ने, मैं आपको बता दूं कि ये एतराफ़ किया था, FIA के तफ्तीशी ऑफिसर ने ये एतराफ़ किया था कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे मीर शकीलुर रहमान है। ये बाकायदा एतराफ़ किया था उस ऑफिसर ने कि पूरी कार्रवाई के पीछे मीर शकीलुर रहमान है, और इसके साथ ही ये भी कबूल किया था कि एग्जैक्ट का तमाम कारोबार कानूनी है। इसके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत हासिल करने में FIA कामयाब नहीं हो सका। इन एतराफ़ी बयानात की कॉपी ये चलाइए मेरे प्रोड्यूसर ने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन एतराफ़ी बयानात की, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ माहिर कानून दान है जी, माहिर कानून है मेरे साथ, राजा रिजवान अब्बासी साहब, उनसे बात करती हूँ। वार्म वेलकम रिजवान अब्बासी साहब। ये मामला आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और आप नाज़रीन को मज़ीद समझा सकते हैं। जी पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि मीर इब्राहीम ने जो एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ झूठी खबरें शाया करवाई हैं, उस पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप माहिर कानून हैं, कानून के मुताबिक क्या सज़ा हो सकती है? जो भी किसी के खिलाफ झूठी खबर या किसी को डिफेम करे, झूठी खबर का मतलब ये है किसी को डिफेम करना, तो उसके लिए जो है एक तो आप डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत डैमेजेस क्लेम करते हैं, और दूसरा आप सेक्शन 500 PPC के तहत जो है आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और उसकी सज़ा जो है वो मैक्सिमम सज़ा 2 साल है। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये जो खबर थी ये झूठी थी, और इसका मकसद जो था वो किसी को डिफेम करना था, या जो भी एग्रीव पर्सन है उसको डिफेम करना था। अच्छा रिजवान साहब, मीर इब्राहीम ने जो पहले एग्जैक्ट के खिलाफ खबरें छपवाई जिस पर पाकिस्तानी तारीख का अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा जुल्म हुआ तो गलत नहीं हो गया, क्या उसमें भी तफ्तीशी ऑफिसर ने एतराफ़ कर लिया था कि इसके पीछे मीर शकील और मीर इब्राहीम ही थे? देखिए, ये तो जहाँ तक एग्जैक्ट केस का ताल्लुक है, ये बहुत बड़ा झूठा केस था। यानी ये केस एक झूठ का पलंदा था जिसमें किसी किस्म की सदाकत पहले दिन से मौजूद नहीं थी, बल्कि शुरू से ही इसमें बदनीयती, बददियानती और ये चीज़ें आया थीं, जिसके लिए अभी देखें जब किसी के खिलाफ झूठा केस होता है तो उसकी 2 स्टेजेस, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे वो केस झूठा साबित हो जाए तो कंप्लेनेंट के खिलाफ जो है 182 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे किसी भी वजह से, जैसे तफ्तीशी अफसर ने ये एतराफ़ किया कि उस वक्त बेइंतहा प्रेशर था, तो इस वजह से वो तो मेरिट पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की और सब बददियानती पे अपनी चीज़ें जो है कलेक्ट करके एक झूठ का पलंदा अदालत में दाखिल कर दिया। तो ऐसी सूरत में एक्विटल अर्न करने के बाद जो एक्यूज है उसके पास राइट होता है कि वो डैमेजेस क्लेम करे फ्रॉम दी एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दैट फेक केस आल्सो। तो ये उस वक्त जो है ये राइट एक्रू होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो केस, एग्जैक्ट केस जो है वो पाकिस्तानी तारीख में जब बहुत बड़े झूठे केसेस की जब अगर कभी कोई लिस्ट बनी तो ये केस भी उसी बदनमा निशान के साथ मौजूद होगा कि ये भी एक झूठ पे मबनी केस बना था, जिसका मकसद किसी को मिलाइन करना, जिसका मकसद कोई और था, और इंसाफ का हसूल इसका मकसद नहीं था। अच्छा रिजवान साहब, ठीक है, ये भी ज़रा बताइएगा कि अगर ये साबित हो जाए कि मीर इब्राहीम प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा को अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस प्रोग्राम चैनल और मीर इब्राहीम के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? प्रोग्राम चैनल और मीर इब्राहीम सबके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, बताइएगा। देखिए, यहाँ पे पेमरा जो है वो एक इदारा, आज़ाद इदारा है जिसका मकसद मीडिया की इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो कोई भी शख्स, एक तो कोई भी शऊर शख्स जो है वो किसी के हाथ इस्तेमाल वो होना अजीब सी बात है, लेकिन जो भी शख्स किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, कोई भी प्रोग्राम टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठ के किसी को डिफेम करने की कोशिश करेगा, तो वो शख्स जो है वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि हर आदमी जी शऊर है। एक आदमी जो कि प्रोग्राम होस्ट करता है, इसका
ये नहीं हो सकता कि वो यानी बिल्कुल इनोसेंट हो और किसी के हाथ इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी उस शख्स की है जो कि प्रोग्राम होस्ट कर रहा है, और उसके खिलाफ पैमरा भी जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, और जो एग्रीव पर्सन है वो भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। ठीक है रिजवान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। अब इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ, ये ज़रा बताइएगा कि जी मीडिया फ़िरौन के बेटे और उसके बेटे की जानिब से एक बार फिर एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। इस पर एक मारूफ कानूनदान मिस्टर मर्क ने कहा है कि मीर इब्राहिम शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम को अपने ज़ाती एजेंडों के तहत इस्तेमाल करता है। इस पर आप क्या कहेंगे, बतौर सहाफ़ी भी क्या कहेंगे, ज़रा समझाइएगा, आपका तज्जिया क्या है? देखिए, ये तो होता है, पहली बात कि कोई इनका प्रोग्राम एजेंडे के बगैर नहीं होता। सिर्फ ये नहीं कि कोई एक प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम भी होता है जिसका आपने जिक्र किया है, जिसके बारे में आपने सवाल किया है। ये प्रोग्राम आलमोस्ट जितना होता है वो 90% एजेंडा, बल्कि 95% एजेंडा ड्रिवन होता है, और पहले एजेंडा दे दिया जाता है, फिर उसके मुताबिक नताइज पहले से तय कर लिए जाते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल तय है, इसी तरह से ही होता है। और इससे इन्होंने जो कुछ भी शुरू किया है सिलसिला फिर से, तो उसका मतलब भी यही है कि एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाए, एक एजेंडा आगे चलाया जाए, और जो कुछ इन्होंने अपने अफ़ाल से, अपने आमाल से, अपने किरदार से पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के सियासी इदारों को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, सबको इन्होंने जो है वो एक बदतरीन नेगेटिव इमेज के साथ पेश किया है। इनके नज़दीक हर चीज़ मनफी है। इन्होंने यही किया कि जो इदारे अपने हज़ारों मुलाजमीन का, ख़ानदान का पेट पाल रहे थे, जो इदारे जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक काम कर रहे थे और एग्जैक्ट पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काम कर रहा था, और उसको टारगेट किया, उसको निशाना बनाया, और उसके हज़ारों मुलाजमीन के रोज़गार पर और इस तरह से मुतासरा अफराद की ख़ानदान के अफराद की तादाद लाखों में पहुँचती है। उन्होंने मुतासर किया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा लगारी साहब, ये बताएं, मीडिया फ़िरौन मीर शकील की गिरफ्तारी के बाद मीर इब्राहिम अपने रिपोर्टर्स और चैनल के ज़रिए हुकूमती अरकान और नैब हुकाम को ब्लैकमेल करने और उन पर असरअंदाज होने में भी मुलव्विस है, इसमें कितनी सदाकत है? देखें, ये पुराना खेल है। ये खेल हमेशा से खेला जा रहा है। मैंने अर्ज़ किया ना कि जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को जिस तरह से इन्होंने तबाह करने की कोशिश की है, उससे नतीजे में पाकिस्तान पर असरात पड़े हैं। पाकिस्तान के अपने सलामती पर, खुद मुख्तारी पर इन्होंने क्वेश्चन खड़े किए हैं, और ये इसी तरह से करते आए हैं। और इनका एक पूरे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, और अपने मफाद के मुकाबले में मुल्क का मफाद, अवाम का मफाद, इदारों का मफाद, कोई चीज़ खातिर में नहीं लाते। इनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि अल्टीमेट बेनिफिशरी ये खुद रहते हैं हर चीज़ का, और उसके मुताबिक ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने बिल्कुल कहा कि किस तरह मीर इब्राहिम, मीर शकील, इनका मीडिया ग्रुप किस तरह सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने एजेंडे के लिए अवाम को, मुल्की इदारों को और मुल्की मुफाद के साथ खिलवाड़ कर, अब ये पूरी कहानी आपके सामने खुलकर आ चुकी है। नाजरीन, इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।